Dear students, welcome to RCI Edu Hub Banchu ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो चैप्टर है इसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं जो अपने को आने चाहिए। तो हमने सबसे पहले विद्युत विभव के बारे में डिस्कस किया था, विद्युत विभव। उसके बाद हमने डिस्कस किया था विद्युत विभवांतर। उसके बाद हमने विद्युत क्षेत्र से विभव निकालना सीखा था, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव। उसके बाद हमने डिस्कस किया था जैसे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, फिर गोलीय कोष के कारण विभव, और उसके बाद अचालक ठोस गोले के कारण विभव। तो हमने विभव निकाला था विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, गोलीय कोष के कारण विभव, और उसके बाद हमने पढ़ा था ठोस अचालक गोले के कारण विभव। ठोस अचालक गोले के कारण विभव और एक टॉपिक और हमने डिस्कस किया था जो था समविभव पृष्ठ। तो चैप्टर 3 में हम ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा। इन टॉपिकों को एक बार अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के ऊपर आते हैं। देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, उसको समझेंगे। तो देखो किसी बल के विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ये अपना अर्थ सरफेस है, ये अपनी पृथ्वी है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। हम क्या करते हैं, इस मास को थोड़ा सा ऊपर उठाकर यहाँ पर ले जाते हैं, इसको h हाइट, इसको हम ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमें गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बिकॉज़ गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसको नीचे खींच रहा है और हम उसके विरुद्ध इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो इसमें हमें जो कार्य करना पड़ेगा वो जो कार्य है वो निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जैसे ही इसको हम यहाँ पर छोड़ेंगे फिर पार्टिकल देखो यहाँ से भागेगा, मतलब नीचे की तरफ दौड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें ऊर्जा आ गई है। क्लियर है? तो इस टाइप से जब भी हम किसी बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो संचित हो जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और अगर हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, देखो मान लो यहाँ पर कोई स्प्रिंग है और इसे कोई ब्लॉक अटैच है, तो जैसे ही हम इस ब्लॉक को खींचेंगे उसके बाद वापस से जैसे इसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग इसको वापस ले आती है, बिकॉज स्प्रिंग में ऊर्जा संचित हो जाती है। क्योंकि हम जब इसको इधर खींच रहे हैं तो स्प्रिंग बल इसको इधर बुला रहा है वापस, तो हमें स्प्रिंग बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो वो कार्य स्प्रिंग में स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। क्लियर है? ऐसे ही हम जब विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करते हैं तो वो कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। क्लियर है? तो ये लॉजिक अपने को याद रखना है, किसी भी बल के विरुद्ध जब हम कार्य करते हैं तो वो कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वो संचित हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अगर हम स्प्रिंग बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वो बन जाएगी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अगर हम विद्युत बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो वो बन जाती है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझते हैं देखो क्या है। तो हमने देखो क्या किया, हम एक किसी
आवेश को लेकर आते हैं यहाँ पर, देखो अभी यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इस आवेश को जैसे ही हम कहीं से लेकर आएंगे, अनंत से लेकर आएंगे, तो हमें कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें किसी भी बल के विरुद्ध यहाँ पर कार्य नहीं करना पड़ रहा है। तो हम जैसे ही इस आवेश को यहाँ पर रखेंगे, अब क्या करेगा, ये आवेश अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। देखिए जैसे बिंदु आवेश है तो चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब जैसे मेरे को दूसरा आवेश अगर यहाँ पर रखना है, दूसरे आवेश को तो मैं लेकर आऊंगा, Q2 आवेश को, देखो इस आवेश को तो मैं लेकर आऊंगा तो हमें इस विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि ये धन आवेश है और विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इस पे विद्युत बल इधर लगेगा, F = Q × E, और हम इसको इधर लेकर आ रहे हैं तो हमें विद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो वो जो कार्य है वो इन दोनों आवेशों की जो निकाय है उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब हम इस आवेश को लेके आए थे तो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, इसलिए अपने को इसको लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। फिर जैसे ही हम इस आवेश को लेकर आए, तो इस आवेश को जब लेकर आएंगे तो ये आवेश पहले से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया हुआ है इसने, तो अब इस आवेश को लाने में हमें इस विद्युत बल के विरुद्ध या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। वो जो कार्य है इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर है? अब चेक करते हैं कि भाई इनमें स्थितिज ऊर्जा आई कि नहीं। देखो जैसे इन दोनों आवेशों को हम पास में रखेंगे, ऐसे ये Q1 था और ये Q2, तो जैसे ही इस आवेश को हम यहाँ पे छोड़ेंगे तो आवेश इधर भागेगा, ये दोनों में प्रतिकर्षण बल होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस निकाय में अब ऊर्जा आ चुकी है। क्लियर है भाई? ओके, तो इस टाइप से हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित करते हैं। तो इसमें हम पहले दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को डिस्कस करेंगे, फिर तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम बहुल आवेश जैसे तीन से ज्यादा आवेश है तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा को डिफाइन करते हैं। तो चलो समझते हैं इनको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो अपना दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा चलो तो दो आवेशों का निकाय कराते हैं सबसे पहले। तो मान लो एक दो आवेश का निकाय है Q1 और एक दूसरा आवेश अपना Q2, तो ये दो आवेशों का एक निकाय हो गया। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो हम मान लेते हैं स्मॉल r है, तो ये दूरी होगी स्मॉल r। तो इस निकाय की अपने को स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट करनी है। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये है इस निकाय को बनाने में या इन आवेशों को लाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, वो जो कार्य है वही इनकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो हम ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले हमने Q1 चार्ज को लेकर आए अनंत से, और इस बिंदु A पर, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो ये निकाय को जब हम बनाएंगे, निकाय को बनाने का मतलब ये है आवेशों को अनंत से और यहाँ पर लाकर हम रखेंगे, तो हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W1। देखो सबसे पहले अभी ये आवेश हम लेकर नहीं आए, स्टार्टिंग में हम इस आवेश को लेकर आ रहे हैं। तो हम जब इसको लेकर आएंगे तो यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो हमें किसी भी विद्युत बल के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो 0 होगा।
अब हमारा Q1 आवेश यहाँ पर आ चुका है। अब अपने को Q2 को लाना है। तो देखो Q1 आते ही क्या करेगा, ये अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। क्लियर है अभी? तो इस बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र होगा, ऐसे ही इस बिंदु पर भी विभव होगा, यहाँ पर भी विभव होगा। तो हम क्या करते हैं, इस Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण बिंदु B पर विभव निम्न होगा, विभव VB निम्न होगा। देखो बिंदु आवेश के कारण हमने विभव निकालना सीखा था। बिंदु आवेश के कारण जो विभव का फॉर्मूला था ये होता था KQ/R। देखो B बिंदु पर विभव हो जाएगा अपना KQ अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है R, और आवेश है यहाँ पर Q1 जो हो जाएगा KQ1 into R। क्लियर है अभी? तो इस बिंदु पर जो विभव है वो इतना हो जाएगा KQ1 अपॉन R। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट पे देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दो, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम Q2 आवेश को लेकर आते हैं अनंत से, और यहाँ तक लाने में अपने को कार्य करना पड़ेगा। तो देखो कितना कार्य अपने को करना पड़ेगा, उसको लिखते हैं आवेश या बिंदु आवेश Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B तक लाने में विद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य W2 निम्न होगा। देखो तो हमने विभव की डेफिनेशन पढ़ी थी, विभव का फॉर्मूला होता है W/Q। तो यहाँ से कार्य को हम लिख सकते हैं Q into V। तो कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा वो आवेश और वहां का विभव, मतलब यहाँ इस आवेश को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं Q2 को, तो विभव भी कहाँ का लेना है, B बिंदु का। देखो Q into V हो जाएगा कार्य का फॉर्मूला, यहाँ से W2 हो जाएगा Q2 into VB। किस आवेश को लेकर आएंगे भाई हम, Q2 को, और किस बिंदु पर, B बिंदु पर। तो विभव लिखा जाएगा बिंदु B का। अब ये VB का मान है, इस समीकरण 1 से हम VB का मान रख देंगे। देखिए हो जाएगा Q2 VB का मान हो जाएगा K Q1 upon R। तो ये हो जाएगा देखो K Q1 Q2 by R, Q2 by R। देखो Q1 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ा था, 0। Q2 आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये। तो कुल कार्य कितना हो गया इस निकाय को बनाने में, तो कुल कार्य हो जाएगा अपना, कुल कार्य W equals to W1 plus W2। W1 की वैल्यू है 0 और W2 की वैल्यू है अपने पास K Q1 Q2 by R। तो मिलेगा K Q1 Q2 by R। तो ये टोटल बन जाता है K Q1 Q2 by R। अब ये जो कार्य है यही किसमें कन्वर्ट हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में। तो इसी कार्य को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। तो ये क्लियर हो गया, दो आवेशों के निकाय की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है वो हो जाएगी K Q1 Q2 by R। देखो W इक्वल्स टू ये क्या क्या कार्य स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगा, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी ऊर्जा, इसको हम U से लिखते हैं स्थितिज ऊर्जा को। ये हो जाएगी कार्य के बराबर K Q1 Q2 by R। क्लियर है भाई? तो ये है दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा K Q1 Q2 by R। यहाँ पे ध्यान रखना Q1 और Q2 को आपको चिन्ह सही रखने हैं, ये प्लस है तो प्लस ही रखना है, माइनस है तो माइनस रखना है। तो पुट Q1 and Q2 विद साइन, चिन्ह सहित हम इसी को रखना है फॉर्मूले में विद साइन। क्लियर है भाई?
तो इस टाइप से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर प्योर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखना है। ओके, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन है कि दो आवेशों के मध्य की दूरी को जब हम बढ़ाएंगे, तो r के मान को जब हम बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से। चलो तो क्वेश्चन लिखते हैं, दो आवेशों के मध्य की दूरी, दो आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा U का मान ऑप्शन ए है अपने पास बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, एंड लास्ट ऑप्शन इज नियत रहेगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा, नियत। तो बताओ अपने पास फॉर्मूला ये है, तो इसकी ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एक बार स्टूडेंट को खोज कर लो इसका आंसर दो फटाफट। तो देखो यहाँ से ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा सर r की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो u की वैल्यू डिक्रीज होगी, दैट इज करेक्ट। बट इसमें सी इज करेक्ट आंसर कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। चलो समझते हैं इसको कैसे। तो देखो ये डिपेंड करेगा दोनों आवेशों की प्रकृति के ऊपर भी। अगर ये दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव हैं, मतलब सजातीय हैं, एक जैसे हैं, तो उस केस में स्थितिज ऊर्जा अपनी धनात्मक आएगी और r को जब हम बढ़ाएंगे तो u का मान कम हो जाएगा, क्लियर है भाई। और अगर एक आवेश प्लस का है, एक आवेश माइनस का है, तो जो स्थितिज ऊर्जा है वो माइनस की आएगी, क्लियर है भाई। तो जैसे जैसे हम r की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान जो ऋणात्मक है वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे मान लो पहले स्थितिज ऊर्जा आई 2, फिर आई 1, तो ये नेगेटिव आ रही है 2 फिर आई 1। देखो स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव होने के कारण पहले माइनस थी, अब -1 होनी तो ये इंक्रीज हो रही है ना कि डिक्रीज हो रही है। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते तो स्थितिज ऊर्जा देखो पॉजिटिव आती, तो पहले 2 थी अब 1 हो जाएगी, मतलब डिक्रीज हो रही है। अगर दोनों साइन अपोजिट हैं तो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो -2 और -1 में से -1 पड़ा है, इसका मतलब इस केस में ये इंक्रीज होगी। तो ध्यान रखना दो आवेशों के बीच की जब दूरी को हम बढ़ाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये डिपेंड करेगा इन आवेशों की प्रकृति के ऊपर। अगर दोनों सजातीय आवेश हैं, एक जैसे हैं, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के हैं, तो उस केस में r को बढ़ाने पर u की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर एक प्लस आवेश एक माइनस है तो r को बढ़ाने पर u की वैल्यू क्या होगी भाई, r को बढ़ाएंगे तो u भी बढ़ेगा, क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने से एग्जाम में पूछा जा सकते हैं। ओके, उसके बाद एक चीज और देखना, जो स्थितिज ऊर्जा है या कोई भी जो ऊर्जा है उसका ऐसा ही मात्रक होता है, तो ऐसा ही मात्रक ऊर्जा का जूल होता है, ऐसा ही मात्रक है। जबकि इसका वैज्ञानिक जो मात्रक होता है ऊर्जा का वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम eV से लिखते हैं, शोध करते हैं। तो ये स्थितिज ऊर्जा का ही एक व्यवहारिक मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1.6 into 10⁻⁹ जूल। जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में संबंध है। तो इस टाइप से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर एनर्जी है अपने को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखी है तो इसकी हेल्प से हम उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे
तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, हमको नहीं मिलेगा। थैंक यू।